नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ बचत क्लासेस। आज हम बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर का जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो 2023 अप्रैल का पेपर था उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एंड तक बने रहिए। पूरा पेपर आपको मिलेगा यहाँ पे। थोड़ा बहुत जो सेक्शन ए का जो थियरिकल पोर्शन है वो भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो इसके साथ हम पूरा सॉल्यूशन जो पूरा क्वेश्चन है उसके डीप में हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर फर्स्ट सेक्शन जो होता है उससे फर्स्ट सेक्शन के अंदर हमारे पास है आंसर इन ब्रीफ। उसके अंदर क्वेश्चन है स्टेट द क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वांटिटेटिव तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको पूछा गया है तो फर्स्ट है, ये जो होता है वो अंडरस्टैंडेबिलिटी होता है, यानी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो। One of the principal characteristics of the financial statement is to ensure, understand, such that ऐसे कि this document are comprehensible and the various use of communities like the investors, government agencies ये सब यूज कर सकते हैं ताकि ये इजीली समझ में आता है, इस तरह से होता है। सेकेंड थिंग इज द रिलेवेंस। आप उसके ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हो, इट्स रिलेवेंस। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट need to ensure relevant from the decision making needs of the users। यानी जब भी आप जो भी यूजर्स है इसके उपयोग करके उसका यूज करके आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हो। Information has done quality of the relevance of the influence the economic decisions of users by helping them the evaluate the past, present and the future events of confirming or the correcting the past evaluations। आप पास्ट एवेल्यूशन को पास्ट इंफॉर्मेशन को एवेल्युएट भी कर सकते हो, प्रेजेंट में और फ्यूचर में उसको अप्लाई भी कर सकते हो। तो इस तरह से होता है, इसलिए आप वो मोर रिलेवेंट होता है, रिलायबल होता है, रिलेवेंस होता है। सेकेंड थर्ड थिंग इज द रिलायबिलिटी। The statement need to be reliable and free from the any material errors or omission and commission on the and the bias। यानी यहाँ पे कोई भी खामी नहीं है, कोई भी किसी भी तरह के डिफेक्ट्स नहीं है, कुछ भी छूटा नहीं गया है, तो कोई ओमिशन कोई कमीशन नहीं है। द इंफॉर्मेशन अप्लाइड देयरिन कैन बी डिपेंड अपॉन बाय द यूजर्स। आप किस तरह से उसका यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो डिस्टिंग्विश जियोग्राफिकल एंड बिजनेस सेगमेंट, वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो हमने एक्सप्लेन नहीं किया है। थर्ड थिंग इज दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मल्टी एम्प्लॉयर प्लान्स। मल्टी एम्प्लॉयर प्लान्स क्या होता है? तो मल्टी एम्प्लॉयर प्लान्स में बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट। यानी कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान होगा या डिफाइंड बेनिफिट प्लान होगा। मल्टी एम्प्लॉयर प्लान्स आर इंक्लूड इन द पार्टिसिपेशन ऑफ द टू और मोर अनरिलेटेड एम्प्लॉयर्स बाय क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट एंटिटी। यानी दोनों इंडिपेंडेंट एंटिटी के दोनों अलग अलग कंपनी के अंदर अगर कोई बंदा काम करता है तो वो होता है इंडिपेंडेंट यानी अनरिलेटेड एम्प्लॉयर्स। जैसे कि कोई ट्रस्ट के अंदर काम करता है, सो द प्लान इज यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी उसको यूज करता है। जो भी होता है ऑल द पार्टिसिपेटिंग एम्प्लॉइज और द कंट्रीब्यूशन इज इन्वेस्टेड द असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज अ प्लान असेट। जहां पे भी ये इन्वेस्ट किया रहता है उसे हम प्लान असेट्स कहेंगे। एंड द मल्टी एम्प्लॉयर प्लान मे बी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, वो कंट्रीब्यूशन प्लान होगा या फिर डिफाइंड बेनिफिट प्लान होगा, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ प्लान, किस तरह का प्लान है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, यानी ये छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे 2.5 मार्कर के अंदर दे दी गई। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग रिपोर्टिंग ऑफ द वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? तो फर्स्ट थिंग कि रिपोर्ट करना जो है वैल्यू एडेड इज इंप्रूव द एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉइज टुवर्ड द लिखा हुआ है दैट इज रिप्लॉइंग कंपनीज, यानी जो डिपेंडिंग कंपनीज है और उसके एम्प्लॉइंग कंपनीज है उसको री एम्प्लॉइंग कंपनी भी कह सकते हो आप उसको, उसके अंदर होता है। बीजू सेकेंड जो है वैल्यूडेड स्टेटमेंट मेक देम इजियर फॉर द कंपनीज टू इंट्रोड्यूस द प्रोडक्टिविटी, लिंक द बोनस स्कीम्स फॉर द एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन वैल्यूडेड स्टेटमेंट। तो उसके हिसाब से आप उसकी प्रोडक्टिविटी भी मेजर कर सकते हो। थर्ड थिंग इज द वैल्यूडेड स्टेटमेंट प्रोवाइड वेरी गुड मेजर्स एंड द साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी की साइज और इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप उसको अच्छे से नाप सकते हो। That company's valuated statement indicate the company's contribution to the national income। national income में कितना contribute है वो भी पता चल जाएगा। उसके बाद दिया गया कि ट्रेंड्स इनटू वैल्यूएटेड रेशियोज जो है वो कंपैरिजन भी है, आप उसको कंपैरिजन इंटरनेशनल लेवल के भी ऊपर भी कर सकते हो। तो इसके एडवांटेज। अब बात आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया उसमें थियरिकल पोर्शन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो यूनिट 1 से बिलोंग करता है
इसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि इजीली अवेलेबल है आपके पास, और विच कैन बी कंपनीज आर रिक्वायर्ड द मैंडेटरी द फॉलोइंग CSR नॉर्म्स, यानी कि इसके लिए कंपल्सन है, वो आपको लिखना है। अगर ये थियरी के लिए अगर आपको अलग से वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम इसके लिए भी वीडियो बना देंगे। तो उसके बाद और वाला क्वेश्चन भी है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस ऑफ द विद सुटेबल एग्जांपल्स। अच्छा, क्वेश्चन हमारा है जो वो हमारे पास यहाँ पे सम्स पूछे जाते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है 3B में कि ABC लिमिटेड जो है वो लिस्टेड कंपनी है और इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वार्टरली बनाती है। ऑन 1 अप्रैल द कंपनी लॉस ऑफ 600 लाख, कंपनी का 600 लाख का लॉस बता रहा है। इसके बाद करिए कंपनी अपने फर्स्ट क्वार्टर के बारे में बता रही है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी जो पिछले साल का है, फॉर विच द नो एडजस्टमेंट इज मेड इन द बुक्स। कंपनी यहाँ पे कोई बुक्स में एंट्री नहीं दी है। कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 400 lakhs, 800 lakhs, 850 and 875 lakhs of each quarter of 21-22। एज्यूमिंग द कॉर्पोरेट टैक्स 45% है, तो आपको क्या करना है कि इफेक्टिव एनुअल टैक्स रेट डिसाइड करना है और टैक्स एक्सपेंसेस कितना दिखाना है वो भी मेंशन करना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे आपका करंट ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे कि वो चारों जो आपको पास दिया गया था उसका टोटल कर देंगे, दैट इज 2925 lakhs जो आपको दे रखा था 4 साल का, जो आपको 4 क्वार्टर का दे रखा था 400 प्लस 800 इज 1200, 1200 प्लस 850 तो कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 850 2050, और उसके अंदर 2050 के अंदर 875 ऐड कर देंगे तो 2925 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया 2925 lakhs। उसमें से पिछले साल का जो लॉस था 600 lakhs अगर वो हम निकाल देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा आफ्टर लॉस हो जाएगा 2325 lakhs। अब 45% के हिसाब से अगर हम टैक्स कैलकुलेशन करें तो 2325 lakhs के ऊपर होगा 1045.25 lakhs हमारा ये हो जाएगा टैक्स, इतना हमारा टैक्स पे करना है। अच्छा, भाई अगर इफेक्टिव फाइंड करना है तो हमें 2925 के ऊपर काउंट करना पड़ेगा टोटल इनकम के ऊपर। तो अगर हम कैलकुलेशन करें कि 1045.25 लाख जो टैक्स बनता है वो 2,0925 लाख के ऊपर है, तो उसको हम परसेंटेज में कवर करेंगे तो 35.7777 हमारे मिलेगा। ये हमारा हो जाएगा इफेक्टिव टैक्स। तो इफेक्टिव टैक्स रेट जो हमारा है उसके हिसाब से हम हर एक क्वार्टर में लगाएंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर का हमारी इनकम थी 400, तो 400 लैक्स, 400 लैक्स का हमने 35.77% किया तो 143.08 लैक्स हो गया। सेकेंड क्वार्टर का हमारा 800 लाख था तो उसको 35.77% से किया तो 286.16 हो गया। इसी तरह से 850 के हिसाब से और 875, यानी चारों क्वार्टर के लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी कि कौन से क्वार्टर के अंदर कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3C है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है एम्प्लॉइज के लिए, सॉरी ये इंटरिम का होगा। तो KC लिमिटेड रिपोर्टेड द प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ द 16 lakhs फॉर द सेकेंड क्वार्टर एंडिंग ऑन 30 सितंबर। 30 सितंबर को यहाँ पे बताया गया कि आपका 16 लाख का आपका प्रॉफिट है, ओके, ऑन 30 सितंबर सेकेंड क्वार्टर आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो फॉलोइंग कंसिडरेशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास है 5 lakhs rupees extraordinary loss occurred on 30th April was allocated equally in each quarter of the financial year। फाइनेंशियल ईयर के अंदर सब में, यानी कि सारे के सारे क्वार्टर्स के अंदर हमने इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी 5 लाख को अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1.25 lakhs इन ईच क्वार्टर होगा, हर एक क्वार्टर में 1,25,000 होगा। लेकिन ये लॉस कब हुआ है, 30 अप्रैल। 30 अप्रैल कब होता है, फर्स्ट क्वार्टर में आता है। फर्स्ट क्वार्टर आपका होता है अप्रैल, मई और जून, ओके, जिसे हम फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं। तो अप्रैल, मई, जून 3 जो फर्स्ट क्वार्टर हमारे पास है उसके अंदर हमारा लॉस है, तो पूरे का पूरा लॉस हमें फर्स्ट क्वार्टर में दिखाना है। जबकि यहाँ पे उसका एक पोर्शन हमने सेकेंड क्वार्टर में लिखा है, जो गलत है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो आंसर देख लेते हैं कि सबसे पहले हम प्रॉफिट लिख लेते हैं कि सेकेंड क्वार्टर का प्रॉफिट कितना है, तो 16 लाख जो हमें क्वेश्चन में दिया गया। अब हम इसको ऐड बैक करेंगे जो एलोकेटेड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, जो कि फर्स्ट क्वार्टर का में लिखना है पूरे का पूरा 5 लाख। यहाँ पे आपको नहीं लिखना था, गलती से लिखा हुआ है, तो एज पर हम सेगमेंट रिपोर्टिंग के हिसाब से, सॉरी इंटरिम रिपोर्टिंग के हिसाब से हम इसको वापस ऐड बैक कर देंगे 1,25,000। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक इसके अंदर था कि भाई डिविडेंड इनकम थी 4 लाख रुपए रिसीव ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, यानी कि सेकेंड क्वार्टर में आपको 4 लाख रुपए इनकम हुई है।
विच विल रिकॉग्नाइज टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1 लाख ओनली। हमें सिर्फ एक क्वार्टर में सिर्फ 1 लाख ही लिखा हुआ है। भाई एक क्वार्टर की इनकम है तो पूरी की पूरी एक ही इसी क्वार्टर में लिखना था आपको। आपने चारों क्वार्टर में डिवाइड क्यों कर दिया और ये क्वार्टर में सिर्फ 1 लाख क्यों लिखा? बाकी के 3 लाख भी यही लिखाने थे, तो हम इससे ये 3 लाख भी हमें ऐड करने होंगे। सो आंसर के अंदर हम लिखेंगे एड बैक, दैट इज डिविडेंड इनकम ऑफ द करंट क्वार्टर कैन नॉट बी एलोकेटेड टू अदर क्वार्टर्स। इसलिए हम बाकी के 3 लाख भी यहाँ ऐड कर देंगे। 1 लाख तो ऑलरेडी और ऐड किया हुआ। नेक्स्ट उसके बाद जो दिखाया था कि अगर 30,000 क्यूमुलेटिव एक्सेस डेप्रिसिएशन है फॉर द क्वार्टर एंडेड ऑन 30 सितंबर, यानी कि सेकेंड क्वार्टर के अंदर हमने डेप्रिसिएशन हमारा क्यूमुलेटिव आता है 30,000 ड्यू टू चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू WDV, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कर दिया है। ओनली 5,000 एक्सेस डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू दिस क्वार्टर, सिर्फ 5,000 इस क्वार्टर का बनता है। ओके, तो ऐसा नहीं होता, 5,000 नहीं लिखा रहता। पूरी का पूरा जो आपके पास है वो करंट ईयर यानी जो इन्वेंट्री कैलकुलेशन आपका है वो परफेक्ट है, यानी जो लिखा है करंट क्वार्टर को में जहां पे मेंशन किया है 30,000 30 सितंबर यानी कि करंट क्वार्टर में पूरा लिखा हुआ है, तो वो पूरा ही लिखना है। करंट क्वार्टर की एंट्री सही है, हमें इसमें कोई चेंज नहीं करने की जरूरत। तो 30,000 का 30,000 लिखा हुआ है और सही भी है, तो हम कोई ऐड नहीं करेंगे, कोई माइनस नहीं करेंगे। अच्छा, फोर्थ है क्यूमुलेटिव लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंट्री। आपने इन्वेंट्री मेथड चेंज किया है, यानी लीफो से सारा फीफो या फिर वेटेड एवरेज में कन्वर्ट किया होगा, एंड रिकॉग्नाइज इन द सेकंड क्वार्टर इज 3 lakhs आउट ऑफ लॉस ऑफ 1 lakhs इज रिलेटेड टू प्रीवियस क्वार्टर। ये 3 लाख हमारा चेंज इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के हिसाब से हुआ है, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ लिखा है कि 1 लाख रुपए जो है वो प्रीवियस क्वार्टर का है जो कि लॉस है, तो वो प्रीवियस क्वार्टर का लॉस हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो उसको भी हम वापस ऐड कर देंगे कि प्रीवियस क्वार्टर लॉस ड्यू टू चेंज इन इन्वेंट्री, उसको भी हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने उसको भी ऐड बैक करना है, तो ये 1 लाख रुपीज हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, यानी कुल मिला के 16 lakhs प्लस 125 प्लस 3 lakhs प्लस 1 लाख, यानी कुल मिला के ये क्वार्टर का रिटर्न हो जाएगा 21,25,000, क्योंकि क्वार्टरली रिटर्न एज पर S25 हमें पूछा गया था, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। उसके और में हमारे पास थियरी है, साथ में हमारे पास यहाँ पे 3C में छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि हमारा पूछा गया है यहाँ पे कंपनी के हिसाब से कि लिस्टेड कंपनी है, डिवीजन एंगेज इन सोली मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड फॉलोइंग आर द डेटा पर्टेनिंग टू द कंडक्ट ऑफ द ईयर। हमें क्या करना है, आइडेंटिफाइबल यानी रिपोर्टेबल सेगमेंट करना है, रिपोर्टेबल सब सेगमेंट फॉर द ईयर एंडेड, यानी सेगमेंट रिपोर्टिंग का एग्जाम्पल। ओके, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए हमारे पास अलग अलग सेगमेंट दे रखे हैं, उसकी रेवेन्यू दे रखी है, एक्सपेंसेस दे रखे हैं। एक्सपेंसेस की हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम सेगमेंट रेवेन्यू में से सेगमेंट एक्सपेंस माइनस करके रिजल्ट्स लिखेंगे और असेट्स लिखेंगे। तो हमें किस तरह से प्रेजेंट करना होता है ये एग्जांपल देख लेते हैं हम क्वेश्चन में किस तरह से होता है। इस तरह से हमें सेगमेंट रिपोर्टिंग बनाना होता है, सारे जितने भी सेगमेंट्स है वो सेगमेंट लिखेंगे और टोटल भी लिखेंगे और आगे पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले आपको जो सेगमेंट रेवेन्यू आपके क्वेश्चन में दे रखी थी वो सेगमेंट रेवेन्यू लिखनी है आपको, कि आपकी टोटल सेगमेंट रेवेन्यू 1,000, 800, 600, 300, 425 एंड 350, ये सबका टोटल कर दिया, दैट इज 3,475 आपका टोटल हो गया। अब आपको फाइंड करना है परसेंटेज, तो 1,000 डिवाइडेड बाय 3,475 परसेंटेज, तो आपका आएगा 28.77। फिर आपको करना है 800 डिवाइडेड बाय 3,475, यानी टोटल से डिवाइड करना है और परसेंटेज की साइन लगानी है, तो आपको मिल जाएगा ये सारे जो सेगमेंट रेवेन्यू जो रेड कलर में मेंशन किए हैं वो, और ब्लैक कलर में भी मेंशन किया आपका। सो ये हमारा सेगमेंट रिजर्व रेवेन्यू आ गया। अब सेगमेंट रेवेन्यू आ गया तो एज पर रूल, फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है रिपोर्टेबल सेगमेंट के हिसाब से, कि रिपोर्टेबल सेगमेंट के अंदर होता है कि 10% और मोर ऑफ द सेगमेंट सेल्स इज रिपोर्टेबल सेगमेंट, यानी रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होगा, 10% से ज्यादा होगा। अगर हम क्वेश्चन के अंदर देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो कौन से है, जो रेड मेंशन किए 28.77, ये भी 10% ज्यादा है, ये भी 10% ज्यादा है, ये भी 10% ज्यादा, और ये भी 10% से ज्यादा ही है। ओके, तो 10 और मोर लिखा हुआ है, यानी ये भी रिपोर्टेबल सेगमेंट आएगा। तो हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट एज पर रेवेन्यू कैलकुलेशन करेंगे तो A, B, C एंड F 4 सेगमेंट हमारे हैं वो रिपोर्टेबल सेगमेंट कंसिडर करेंगे। तो हमने नीचे आंसर में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर द सेल्स A, B, C एंड F।
सेकंड हमारा जो बनता है वो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे सेगमेंट एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं जो कि क्वेश्चन में दिए गए थे। हमने ये सेगमेंट एक्सपेंसेस जो है वो सेगमेंट सेल्स में से माइनस की करिए। 1000 माइनस 825 यानी सेगमेंट रिजल्ट आ गया 170। 800 में से 940 माइनस करेंगे तो माइनस 140 आ जाएगा। 600 माइनस 480 करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रॉफिट और लॉस सेगमेंट मिल गए। तो हमने सिर्फ प्रॉफिट सेगमेंट अलग कर दिया, जो 175, 120 और 255 इसका टोटल कर दिया 520। और जो लॉस सेगमेंट है बी वाला है, डी और ई सेगमेंट जो है वो 3 लॉस सेगमेंट है, उसको हमने अलग कर दिया और इसका भी टोटल कर दिया 87। अब इसके भी हमने क्या कर दिया, परसेंटेज निकाल। तो परसेंटेज निकालने के लिए 175 डिवाइड बाय 520 करोगे तो आपको 33.65 मिल जाएगा। अगर बी का करना है तो लॉस का है 140 तो उसका टोटल है 870, तो 140 डिवाइडेड बाय 870 आपको मिल जाएगा 16.09। इसी तरह से आपको क्या करना है, सारे के सारे रिजल्ट्स देखने। इसका भी क्राइटेरिया हमारे पास है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, इसके अंदर भी 10% और मोर ऑफ द सेगमेंट रिजल्ट इज रिपोर्टेबल सेगमेंट। 10% ज्यादा होगा या फिर 10% या उससे ज्यादा। तो देखो हमारे पास जो लॉस सेगमेंट और प्रॉफिट सेगमेंट है, तीनों का हमने सबका बना दिया। इसके अगर देखा जाए तो आपका सिर्फ ये जो सी है, सॉरी डी, ए बी सी डी, तो डी जो सेगमेंट है वो सिर्फ रिपोर्टेबल नहीं आता, बाकी के सारे आते हैं। तो हमने नीचे आंसर में लिखा हुआ है कि द रिपोर्टेबल सेगमेंट एज पर द सेगमेंट रिजल्ट दैट इज ए बी सी ई एफ, सिर्फ डी नहीं आता, बाकी सारे आते हैं। थर्ड होता है हमारा 10% और मोर ऑफ द सेगमेंट एसेट्स इज रिपोर्टेबल सेगमेंट, 10% से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे सेगमेंट एसेट्स हमें क्वेश्चन में दी गई थी, वो सारी की सारी एसेट्स हमने लिख दी, इसका टोटल बना दिया 6675। सबका परसेंटेज भी हमने निकाल दिया है। और इसके अंदर 10% से ज्यादा वाले हमारे पास ए बी सी डी 4 ही बनते हैं। तो हमने यहाँ पे रिपोर्टेबल सेगमेंट के अंदर वो ए बी सी डी लिख दिया। इसके बाद भी एक एडिशनल कंडीशन है 75% की। तो आपका 75% ऑफ एक्सटर्नल सेल्स मस्ट बी रिपोर्टेबल सेगमेंट होना चाहिए। यानी रिपोर्टेबल सेगमेंट के अंदर आपका 75% से ज्यादा हो रिपोर्टेबल सेगमेंट होने चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो आपके सारे सेगमेंट्स ऑलमोस्ट रिपोर्टेबल सेगमेंट है। यहाँ पे ए बी भी आ गया, ए बी सी, यहाँ पे डी भी आ गया, और ई एफ तो ऑलरेडी है यहाँ पे। तो इसका मतलब सारे सेगमेंट यहाँ पे रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो 75% नहीं 100% हो जाएगा। तो वो आपका यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट वाला क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं वो होता है सेक्शन 2 का। जो सेक्शन 2 हमारे पास है, इसके अंदर थोड़े बहुत क्वेश्चंस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे।